हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि जब भी हम पाइल्स, फिशर या फिशुला का ट्रीटमेंट लेते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे कि डॉक्टर आपको लिखते हैं सिड्स बाथ। हो सकता है वो सिड्स बाथ आपको बीटाडीन सोल्यूशन के साथ कराएं, हो सकता है शेवलॉन के साथ कराएं, हो सकता है फिटकरी के साथ कराएं, हो सकता है वो स्फटिका भस्म के साथ कराएं, या कई बार डॉक्टर जो होते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट भी लिखते हैं। तो सिड्स बाथ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पाइल्स, फिशर, फिशुला के ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना इसके हम पाइल्स, फिशर को मतलब उतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं जितना अगर हम सिड्स बात करते हैं उसके साथ कर पाते हैं। तो सिड्स बात में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कब करना चाहिए, यानी लैट्रिन से जाने के बाद या आने से पहले करना चाहिए, कितना देर तक करना है, केवल पानी का प्रयोग करना है या उसमें कुछ और भी मिलाना है, पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए, सिकाई के बाद हमें क्या सावधानी रखनी है, और क्या गर्म कपड़े, हॉट एयर, भाप या गर्म पत्थर से भी सिकाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फिशर। तो आप जानते हैं कि पहले हम इसका जो टॉपिक रखते हैं, हम पहले फिशर के लिए आपको बताते हैं फिशर में क्या होता है, क्योंकि फिशर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिजीज़ ऐसा रोग होता है हम लोगों को कि जिसको हो जाता है उसको बहुत दर्द होता है। जब मल त्याग के लिए जाता है उसको बहुत दर्द होता है। तो ये दर्द होता क्यों है, हम इसको पहले समझेंगे। तो सिड्स बात क्या है, हल्के गुनगुने पानी में बैठकर सिकाई करनी है, जिससे पाइल्स, फिशर, फिशुला इन तीनों बीमारियों में, स्पेशली अगर हम फिशर की बात करें तो जो जलन होता है, जो दर्द होता है, जो खुजली होती है या जो थोड़ा बहुत रक्त स्राव यानी खून बहता है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो पहले हम समझेंगे फिशर में होता क्या है और फिशर में सिड्स बात से आराम कैसे मिलता है। तो ये हमारी नॉर्मल एनल कैनाल है, ये मान लेते हैं हमारा मल है, ये हमारा क्या है, स्टूल है। जब हम सुबह मल त्याग के लिए जाते हैं तो ये हमारी गुदा मार्ग से आराम से बाहर आ जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये हमारी इंटरनल स्फिंक्टर है, और ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। हमारी गुदा मार्ग के पास में दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक अंदर होता है, एक उसके बाहर होता है। ये जो गुदा मार्ग होती है इसके टोन को मेंटेन करते हैं ताकि हम अपने मल को होल्ड कर पाएं। कई बार होता है कि जैसे मान लेते हैं हमको चोट लग गई, हम मल त्याग के लिए गए, कॉन्स्टिपेशन हुआ और हमें चोट लग गई, यानी हमें फिशर हो गया। इसमें ये तो नॉर्मल कंडीशन है, मान लेते हैं हमको चोट लग गई, हमको यहाँ पे क्या हुआ, फिशर हो गया। अब क्या होता है, जब हमें यहाँ पे दर्द होता है तो जो हमारे स्फिंक्टर अभी देखिए काफ़ी दूर दूर थे, अब ये क्या हो, नज़दीक आ गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यू टू मतलब इसमें क्या होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। जब स्फिंक्टर में स्पाज्म आता है, जब इस स्पाज्म आता है तो जो हमारी गुदा मार्ग होती है, अभी देखिए कितना चौड़ा था, अब ये गुदा मार्ग का जो ल्यूमेन है वो काफ़ी छोटी हो गई। अब सोचिए कि जो मल पहले इतने बड़े रास्ते से निकल रहा था, अब वही मल आप उतना ही मल छोटे रास्ते से निकलेगा। जब ये मल इससे आगे टकराएगा, इस घाव पे दोबारा चोट लगेगी तो और दर्द बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्यूट फिशर होता है, एक्यूट फिशर का अगर सही से मैनेज ना किया जाए तो वो क्रोनिक फिशर में बदल जाता है। और क्रोनिक जितना ज़्यादा फिशर के सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन उतना ज़्यादा होगा, अर्थात जब हम मल त्याग के लिए जाएंगे तो हमें मल त्याग में दर्द ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो स्फिंक्टर और जो है स्पाज्म में जाएंगे, और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो गुदा मार्ग और छोटी हो जाएगी और हमें दर्द बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है, जैसे हम सिड्स बात करते हैं यानी हल्के गुनगुने पानी में जब थोड़ा देर बैठ के सिकाई करते हैं, तो जो स्फिंक्टर का स्पाज्म था, जो ये स्फिंक्टर सिकुड़ गए थे, अब ये देखिए फिर से रिलैक्स हो गए, हमारी गुदा मार्ग फिर से चौड़ी हो गई। तो जो हमारा मल है वो फिर से हमारा आसानी से मल द्वार से बाहर आ जाएगा, और हम अब उतना दर्द नहीं होगा जितना इस कंडीशन में दर्द हो रही थी। तो अब बात आती है कि हमें कब करना चाहिए। थोड़ा सा और हम आपको एनाटॉमी समझा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इसको कब करना चाहिए। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। वो हमारा कोलोनल सेक्शन था, ये इसको हम बोलते हैं एक्सियल सेक्शन। ये वो सेक्शन होता है जब हम किसी को टेबल पर लिटा कर चेक करते हैं, ये एक्सियल सेक्शन है। यहाँ पे देखिए एनल कैनाल है, अगर देखें तो ये मलद्वार इतना चौड़ा दिख रहा है, जो गुदा मार्ग है वो काफ़ी चौड़ी है। ये ग्रीन कलर से इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये नॉर्मल कंडीशन है। जब हमें फिशर हो जाता है, मान लेते हैं हमको चोट लग गई, हमें मलद्वार पे चोट लग गई, तो जाहिर सी बात है जब हमको सुई चुभती है या हमें चोट लगती है, हम अपने शरीर को अंदर खींचते हैं। तो जैसे हमें चोट लगती है तो ये मलद्वार एकदम सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब सिकुड़ जाते हैं तो जो ये गुदा मार्ग का जो ल्यूमेन था, जो ये चौड़ाई थी, तो देखिए वो कितना छोटा हो गया। अब वही मल
इस पाइप से अगर निकलेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यही वही मल इतने छोटे पाइप से निकलेगा तो दर्द और बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जब मल गुदा मार्ग पर चोट लगती है, दबाव लगता होता है, तो हमारे स्फिंक्टर सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो मसल्स में जो हमारे मसल्स ऑफ स्फिंक्टर होते हैं उसमें स्पाज्म डेवलप होता है या वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से गुदा मार्ग छोटा हो जाता है। और गुदा मार्ग छोटे होने से या तो हमें फिशर और हो जाएगा, या पाइल्स की समस्या और हो जाएगी, या ज़्यादा गहरा चोट लग गया तो उसमें इन्फेक्शन होने से फिशुला का फॉर्मेशन होगा। जब हम इस कंडीशन में सिट्स बात करते हैं, यानी हल्के घूंघने पानी में बैठ कर सिकाई करते हैं, तो ये कंडीशन फिर से रिवर्स हो जाती है, फिर से हमारी गुदा मार्ग वहीं पे आ जाती है जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में होती है। अब सिट्स बात करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सिट्स बात करने से फ़ायदा क्या होता है? हमारी जो रिलैक्स द एनल स्फिंक्टर, जो ये एनल स्फिंक्टर्स होते हैं यानी इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाएगा तो जो फिशर में एक कॉम्प्लिकेशन आता है, स्पाज्म ऑफ द एनल स्फिंक्टर, वो जो है वापस रिवर्स हो जाती है, हमारी गुदा मार्ग वापस फिर नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। रिड्यूसेस द पेन। अगर किसी को आपने देखा होगा फिशर है और वो सिट्स बात जब करते हैं तो दर्द में तुरंत आराम मिलता है, लगभग 50% तक दर्द तुरंत आराम मिल जाता है। यानी केवल सिकाई करने से, गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करने से ही फिशर में दर्द में आराम मिल जाता है, जो बर्निंग होती है यानी जलन होती है उसमें आराम मिल जाता है, थोड़ा बहुत जो इचिंग होती है उसमें आराम मिल जाता है, और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें भी आराम मिल जाता है। यानी सिर्फ बात केवल करने से, सोचिए कि हमने कोई औषधि भी नहीं खाई, उसके बाद भी हमको देखिए कितना आराम मिल रहा है। इससे क्या होता है, जब हम गर्म पानी में गुनगुने पानी में बैठते हैं तो जो मल द्वार के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मान लेते हैं ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर रेक्टल वेन होती है, मिडिल रेक्टल होता है, इसी तरह इंफीरियर रेक्टल वेन होती है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो जो पाइल्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्फिंक्टर और म्यूकोजा मेम्ब्रेन के बीच में पाइल्स हमें होता है, एक 3 o'clock पे, एक 11 o'clock पे, एक 7 o'clock पे। जब गुदा मार्ग सिकुड़ जाती है तो बिकॉज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे स्पाज्म हो जब होता है तो यहाँ पे कंजेशन डेवलप होता है। कंजेशन का मतलब होता है यहाँ पे भीड़ हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पाइल्स की फॉर्मेशन होने लगता है। तो जब हम लैट्रिन रास्ते में जब हम सिकाई करते हैं तो जो स्फिंक्टर एक तो रिलैक्स होता है, दूसरा जो ब्लड वेसल में कंजेशन हो रहा था उसमें आराम मिलता है, और यहाँ पे ब्लड फ्लो फिर से वापस हो जाता है और तेज होता है। ब्लड फ्लो तेज होने से जो यहाँ पे मान लेते हैं चोट लग गई थी या कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही थी, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे फास्ट हीलिंग होती है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं वो तेजी से होने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम हल्के गुनगुने पानी में बैठते हैं शौच के बाद, जब हमें दर्द होता है तो हम अच्छे से शौच नहीं कर पाते हैं, तो मल के टुकड़े यहाँ पे लगे रहते हैं। जब हम हल्के गुनगुने पानी में बैठते हैं तो हमारे मल के टुकड़े वहाँ से साफ हो जाते हैं और हमें आराम मिलता है। अब बात आती है कि सिट्स बात में जो 5-6 क्वेश्चन हमारे मन में आता है, भाई डॉक्टर ने लिख तो दिया या हमने देख तो लिया, भाई चलो सिट्स बात करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? तो कब करना चाहिए, ये कब करना है आपको? मल त्याग के पहले, बाद करना है। कब करना है? मल त्याग के बाद। या कभी आपको मान लेते हैं दोपहर में भी दर्द होने लगा या रात में भी दर्द होने लगा, तब भी आप जो है इसको सिट्स बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। अगर आपके डॉक्टर साहब ने आपको 2 बार बोला है तो 2 बार करिए, 3 बार बोला है 3 बार करिए। तो अपने मन से मत करिएगा, किसी डॉक्टर से एक बार राय ले लीजिएगा तभी करिएगा। कितना देर तक करना है? वैसे तो 5 मिनट से 20 मिनट तक रिकमेंडेड है। तो आपके डॉक्टर ने अगर 5 मिनट कहा है तो 5 मिनट करिए, 20 मिनट कहा है तो 20 मिनट करिए, और ऑन एवरेज जो है 5 से 20 मिनट जो है करना चाहिए। केवल पानी यूज करें या कुछ और मिलाएं, आप पानी से भी कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर साहब ने कोई मॉलिक्यूल अलग से दिया है, जैसे फिटकरी दिया है या मतलब स्फटिका भस्म दिया है या और कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, तो वो भी मिला सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। जैसे मान लेते हैं आपको फिशर था, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, मान लो वहाँ पे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की जरूरत पड़ रही है, तो बिटाडीन का सोल्यूशन है या सेवलॉन है, या मान लेते हैं केवल सूजन है, कोई घाव नहीं है तो फिटकरी एलम या तो वहाँ पे स्फटिका भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर कि वो आपको जो पानी में बैठ के सिकाई करा रहे हैं उसमें क्या मिलाना चाहते हैं। पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की बस इतनी मात्रा होनी चाहिए केवल आपका मलद्वार डूब जाए। जैसे मैं आपको एक टब दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा, एक छोटा सा टब है, ये देखिए इतना छोटा सा टब है। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, बड़ा सा टब लेके बैठ जाते हैं। बड़े से टब में क्या दिक्कत होती है, उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो जब आप बैठेंगे तो आपका जो केवल गुदा मार्ग भीगनी चाहिए, ना कि पूरा हिप भीगना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है, जैसे आपने मान लीजिए बैठ गए, अब पूरा ये गुदा मार्ग के आसपास का पूरा एरिया भीग गया,
अब आप जब कपड़े पहनेंगे तो ये एरिया में क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, मॉइस्चर ज़्यादा आएगा तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको सेकेंडरी मतलब उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे इचिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा, जब हम इतना ऊंचा लेते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपका स्क्रोटम होता है यानी जो जेनाइटल एरिया होते हैं, जैसे मेल में मान लेते हैं पेशाब का रास्ता है, फीमेल में तो हमारे पेशाब के रास्ते तक पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रोटम अगर ज़्यादा गर्म पानी होगा, स्क्रोटम भीगेगा तो आपके स्पर्म काउंट पे इफेक्ट आएगा। फीमेल होंगी तो वेजाइनल उसमें पानी जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो केवल इतना पानी होना चाहिए, खाली गुदा जो आपका मलद्वार डूब जाए, और इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब क्या है, सिकाई के बाद हाँ एक चीज़ इसमें और क्वेश्चन था कि पानी कितना गर्म होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं लिखा है। पानी इतना गर्म होना चाहिए जितने गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं। जैसे जाड़े के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, हल्के गुनगुने पानी से नहाते हैं, कितना गर्म पानी होता है, तो आपके सहने योग्य। जैसे मान लीजिए आप इस टब में हमने पानी रखा, आपने किसी अपने फैमिली मेम्बर से बोला कि भाई पानी गर्म कर डाल दीजिए, अब उनको क्या पता कि कितना गर्म पानी आपको चाहिए, उन्होंने गर्म करके डाल दिया, आपने बिना उसको टच किए उसमें बैठ गए तो आपके जो ये मलद्वार का एरिया है ना वो जल जाएगा। इसलिए नियम ये है कि अगर आपके घर वालों ने आपने पानी गर्म इस टब में डाला है तो पहले एक बार हाथ डाल के चेक कर लीजिए कि ये पानी आपके सहने योग्य है कि नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग ज़्यादा गर्म पानी में बैठ जाते हैं तो वहाँ की स्किन पूरी जल जाती है। तो आपको इतना गर्म पानी नहीं यूज करना है कि आपके उस एरिया की स्किन पे कोई साइड इफेक्ट आ जाए। ठीक है। सिकाई करने के बाद क्या सावधानी बरतना, सिकाई करने के बाद क्या करना, जैसे आप सिकाई करके उठते हैं तो अपने गुदामार के आसपास के एरिया को पूरा ड्राई करिए, उसके बाद अंडरगारमेंट पहनिए, नहीं तो मॉइस्चर की वजह से आपको वहाँ पे खुजली यानी इचिंग शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। अब क्या है, क्या गर्म कपड़े से भी सिकाई कर सकते हैं? नहीं, कोशिश करें कि ये सब ना करें। गर्म कपड़ा या हॉट एयर, कई बार मैंने देखा है कि लोग ब्लोअर चला के सिकाई करने लगते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि ब्लोअर से क्या होता है, जैसे ब्लोअर के जब हवा आएगी तो आपकी केवल स्किन को गर्म करेगी, ना कि आपके डीप सीटेड टिश्यू में पहुंचेगा। ठीक है। अब पानी में जब बैठते हैं तो वो स्किन तो गर्म होती है, जो डीप सीटेड टिश्यू होते हैं, जो इसके अंदर के मसल्स होती हैं, जो और भी सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, वहाँ तक पानी गर्म उसकी गर्मी जो है पहुँच जाती है, तो वहाँ पे हमारे ब्लड वेसल तक वो इफेक्ट शो करता है। लेकिन आप गर्म पानी में, अगर आप गर्म कपड़े से सिकाई करेंगे या ब्लोअर से सिकाई करेंगे या भाप से सिकाई करेंगे या गर्म पत्थर पे कई बार लोग बैठ के सिकाई कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है। गर्म पत्थर, गर्म हवा, ब्लोअर और ये गर्म कपड़ा इसका प्रयोग ना करिए, उससे आपके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो ये सब प्रयोग ना करिएगा। अब क्या होता है कि कुछ और कंडीशन होती है जिसमें हमें सिकाई करने से पहले एक बार अपने जो मेडिकल प्रोफेशंस होते हैं या अगर कोई डॉक्टर ने लिखा है, जैसे प्रेगनेंसी में बहुत सावधानी पूर्वक जो है सिकाई करनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपने जो पानी के साथ उसमें कुछ डाल रखा है, हो सकता है उससे आपको एलर्जी हो, तो उस ये ध्यान रखिए कि कहीं वो केमिकल आपको एलर्जी तो नहीं करता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पानी की मात्रा इतनी नहीं होनी चाहिए कि पूरा यहाँ पे मतलब यहाँ तक पानी आ जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, ये पूरा एरिया आपका भीग जाएगा, आपका ये बैकबोन, ये हिप, ये सब स्क्रोटल एरिया या जेनाइटल और भी जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वहाँ तक पानी नहीं जाना चाहिए, केवल गुदामार भीगनी चाहिए। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ यूट्यूब पे आप क्वेश्चन डालिए, मैं कोशिश करूँगा आपको डायग्नोस्टिक रूप में इसको प्रेजेंट कर दिखाएं। और इसको जो करना है वो मल त्याग के पहले करना है, कोशिश करें रात में सोने से पहले बार कर लेंगे, अगर बीच में भी दर्द होता है तो कर सकते हैं। और इस लैट्रिन जाने से पहले जाताई तेल विद कैथेटर जो हम लोग बताते हैं वो आप वीडियो देख लीजिएगा। लैट्रिन जाने से पहले जाताई तेल विद कैथेटर का प्रयोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा कैसे करते हैं, मैंने उसमें डाल दूंगा। और खान पान कैसे करना है ये तो एक तरीका होता है, इसके साथ साथ खान पान अच्छा होना चाहिए। और जाताई तेल को बिफोर द डिफिकेशन मल त्याग के पहले डालेंगे तो आपका ये जो है ट्रीटमेंट और आसान हो जाएगा। केवल दवा से ये बीमारी उतना अच्छे से ठीक नहीं होती जितना आप अपनी डाइट को बदल कर ठीक कर सकते हैं। पाइल्स, फिशर, फिशुला में डाइट का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी लाइफ स्टाइल का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, सिट्स बाथ का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, और जाताई तेल को लोकल एप्लीकेशन का बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ अगर जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करें, अगर आप उसको करते हैं तो आप देखिएगा आपको पाइल्स, फिशर, फिशुला में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। थैंक यू।